नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज हम बात करेंगे कैसे आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न्स अपने फाइल कर सकते हैं। क्या 31 अगस्त से पहले रिटर्न दाखिल करके आप अभी भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही समझेंगे कितना जरूरी है 31 अगस्त से पहले अपने टैक्स रिटर्न जमा करना। अगर यह तारीख निकल गई तो फिर आपके पास क्या विकल्प बचेंगे और क्या 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल ना करने से रिफंड हासिल करने में क्या दिक्कत हो सकती है। इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे धन दौलत में। टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने को अक्सर लोग एक मुश्किल काम समझ लेते हैं। सच्चाई यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद आसान भी हो सकता है। आप घर बैठे ऑनलाइन रिटर्न्स भी भर सकते हैं और आयकर विभाग में जाकर भी इनकम टैक्स का फॉर्म जमा कर सकते हैं। आयकर विभाग भी दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में कैंप लगाकर लोगों को आयकर जमा करने की सहूलियत भी देता है। आखिर कैसे आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, देखते हैं यह खास रिपोर्ट। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक आते ही ज्यादातर लोगों की हवाइयां उड़ने लगती हैं। फॉर्म 16 ऑनलाइन और मैनुअल रिटर्न के जाल में ही लोग फंस कर रह जाते हैं। रिटर्न चाहे ऑनलाइन फाइल करना हो या मैनुअल, लोग फॉर्म को समझने में ही उलझे रहते हैं। अक्सर दोस्तों, जानकारों की सलाह भी किसी काम नहीं आती। आज हम आपको बताते हैं आखिर कैसे इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल किया जा सकता है। साथ ही देखते हैं रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है और किनको ऑनलाइन रिटर्न भरना ही होगा। आईटीआर फाइल करने की जो तारीखें हैं, जो डेट्स हैं, वो इस साल के लिए 31 अगस्त आपकी रखी गई है। और जो असेसी जिनका टैक्स ऑडिट का केस बनता है, उनकी केस जो सेक्शन 44 AB में टैक्स ऑडिट होती है, उनकी जो तारीख है वो 30 सितंबर है। इसके अलावा आप इस साल के लिए रिटर्न्स 31 मार्च तक भी भर सकते हैं, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि एक तो आपको रिवाइज का जो ऑप्शन है, जो आपको रिटर्न्स को रिवाइज कर पाते हो, वो रिवाइज का ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है। दूसरा, जो बिजनेसमैन है उनके केस में क्या है, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सर, देखा जाए तो आज के डेट में सभी एसएससी के लिए ऑनलाइन मैंडेटरी हो गया है। मैनुअल के लिए बहुत छोटी सी कैटेगरी बची है। इंडिविजुअल जिनकी इनकम बिलो 5 लाख है और जो रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हैं, वही लोग मैनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज सब एसएससी को अपना ऑनलाइन मैंडेटरी हो गया सर आज के डेट में। देखिए, इनकम टैक्स ऑनलाइन रिटर्न भरना बहुत ही आसान है। एक साइकोलॉजिकल लोग सोचते हैं कि इसको भरना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, आसान है। जनरली दो दिक्कतें आती हैं, लोग कंप्यूटर सेवी नहीं होते हैं, तो इसके लिए एक बहुत बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की रखने वाला भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है। 10 स्टेप हैं इसके, बहुत आसान। मैं आपको आज करके दिखाऊंगा सारा। इसके बाद में कोई भी आप हमेशा के लिए इसको रिटर्न भरना बहुत आसान है और आप भर सकते हैं। दूसरा, आप इसको जितना जल्दी कर लें वो उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में इनकम टैक्स का सर्वर स्लो हो जाता है, तो इसको जल्दी कर लें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे भरते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलेंगे, www.incometaxindia.e-filing.gov.in। अब यहाँ से हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 10 स्टेप चालू होते हैं। पहला स्टेप है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, तो रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन हियर पर करेंगे। अगर आप न्यू टू वेबसाइट हैं तो रजिस्टर्ड योरसेल्फ न्यू टू ई फाइलिंग क्लिक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो गया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। रजिस्टर्ड करने के बाद में सेकेंड स्टेप में हमें फॉर्म डाउनलोड करना है। ये रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन के नीचे ही फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ होता है, ये हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसमें हमारे पास दो टाइप के फॉर्म आते हैं, एक एक्सेल यूटिलिटी में, एक जावा यूटिलिटी में। हम एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी में से कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम अभी एक्सेल यूटिलिटी का फॉर्म हमने डाउनलोड किया। थर्ड स्टेप में हमने जो इनकम टैक्स फॉर्म एक्सेल फॉर्म में जो डाउनलोड किया है, अब हम वो भरेंगे। इसमें नाम से लेकर और लास्ट स्टेप में जो फॉर्म 16 में आपको मिला है उसकी सारी डिटेल्स इसमें भरनी होती हैं। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। फिर हम फोर्थ स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप के तौर पर फॉर्म पूरा कंप्लीट भरने के बाद में हम XML फाइल जनरेट करेंगे। XML के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जनरेट XML, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारी जनरेट हो जाएगी XML फाइल डेस्कटॉप पर। लॉगिन करेंगे, जो हमने अपना रजिस्टर्ड यूज़र ID बनाया था उस पर हम ये लॉगिन करेंगे। अपना पैन नंबर डालेंगे हम पहले, उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे और ये हम एक कैप्चा इसमें दिया होता है वो हम इसमें डालेंगे।
और ये हमने लॉगिन कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये ई फाइल में जाएंगे और अपलोड रिटर्न पे क्लिक करेंगे और हमें फिर अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। ITR 1-2 जो भी हमारा है, सैलरीड के लिए हमारा ITR 1 होता है। और उसके बाद हम फिर असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट करेंगे जो हमारा 15-16 है। और उसके बाद फिर हम जो हमने XML फाइल जनरेट करी थी उसको अपलोड करेंगे। इसके लिए ब्राउज़ का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम ब्राउज़ करेंगे तो डेस्कटॉप पे हमने अपनी XML फाइल जैसे जनरेट करी थी तो वहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। XML फाइल अपलोड करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद बस ये सबमिट कर देंगे और बस हो गया आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। उम्मीद है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। बस जरूरत है कि इस काम को 31 अगस्त से पहले जितनी जल्दी मुमकिन हो निपटा देना है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के तरीकों को समझा, आपको बताया कैसे ये मुश्किल सा दिखने वाला काम बेहद आसान है। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी आपकी और मुश्किलों को दूर करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनीत अग्रवाल, जो है पार्टनर टैक्स KPMG के। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत आने के लिए। ये बताइए मुझे कि आज भी एक डर रहता है लोगों में, टैक्स का जब नाम आता है तो एक डर लगता है। एक तो ये डर लगता है कि हमारे पैसे जा रहे हैं, दूसरा डर ये लगता है कि अगर हमने अपने रिटर्न्स ना भरे और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होती है, इसको कैसे करें। हमने कुछ कोशिश तो की है अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि अब ये इतना मुश्किल भी नहीं रहा, लेकिन एक डर रहता है कि अगर मैंने ना भरे अपने रिटर्न्स तो रात को 12 बजे घंटी बजेगी घर पर और रेड हो जाएगी। तो क्या कुछ सालों में ये जो टैक्स रिटर्न्स और टैक्स भरने का जो प्रोसेस है, क्या ये सिंपल हुआ है? हाँ, रिटर्न फाइलिंग का काम बहुत आसान हो गया है। अगर हम लास्ट 5-6 सालों में देखें, जब से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को प्रोसेस में लाया गया है, हम अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र से भी देखें तो मेरा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि मैं इसको डिफ़िकल्ट करूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई इनकम कमा रहा है तो क्यों ना वो अपना नॉर्मल टैक्स पे करे और नॉर्मल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करे। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से देखूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ वही है कि अगर एक व्यक्ति बहुत पैसे चोरी कर रहा है तो मैं उसके पीछे जाऊं और उसको कैच करूं। तो हमारे 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 3.5 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जो कि सिर्फ 3% है। सरकार चाहती है कि ये परसेंटेज को इंक्रीज करे और सरकार के लिए एक ही तरीका बचता है कि इसको जितना सिंप्लीफाई करें उतना अच्छा है। अब तो बहुत ही थोड़ा वक्त रह गया है 31 अगस्त में। ये बताइए कि 31 अगस्त तक अपने रिटर्न भरने कितने ज़रूरी हैं और अगर ये कोई ना भर पाए तो इसका क्या दंड होता है? देखिए, 31 अगस्त तक एक नॉर्मल तरीके से रिटर्न भरना चाहिए, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका बेनिफिट एक इंडिविजुअल को नहीं मिलता है फ्यूचर में अगर वो 31 अगस्त तक नहीं भरता है, वो रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकता है। ऐसा हो जाता है कि रिटर्न्स भरने के बाद एक व्यक्ति रियलाइज़ करता है कि ये मेरी मिस्टेक हो गई है, तो उसको रिवाइज करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप 31 अगस्त तक रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आप रिटर्न जितना लेट फाइल करेंगे उतना आपको रिफंड लेट मिलेगा। सो अगर आपके पास रिफंड है तो क्यों ना उसको 31 अगस्त से पहले फाइल कर दिया जाए, सो दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उसको प्रोसेस करके आपके हाथ में रिफंड अमाउंट दे दे। तीसरा ये है कि अगर आप बहुत लेट हो जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक पेनल्टी का प्रोविजन होता है जिसपे आपको 5,000 रुपया तक की पेनल्टी सेक्शन 271F में भी लगाई जा सकती है। तो यानी कि अगर किसी कारणवश मैं 31 अगस्त तक ना भर पाऊँ अपने रिटर्न, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास विकल्प नहीं है, मैं पेनल्टी देकर रिटर्न फाइल कर सकता हूँ अपने। बिल्कुल ठीक बात है विवेक। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये एक कानूनी डेट है और इसके तहत हम सबको देना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं टैक्स के बारे में, किस तरह से आप टैक्स रिटर्न्स अपने भर सकते हैं आसानी से। मेरे साथ हैं KPMG के पार्टनर विनीत अग्रवाल और पहले लेते हैं कुछ सवाल आप सबके। पहले हमारे साथ हैं नरेश कुमार
जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इनकी उम्र 42 साल की है। ये एक सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। नरेश, अब तक रिटर्न्स नहीं भरे आपने? सर, मेरा सवाल है कि मेरा नाम नरेश है, मैं 42 ईयर का हूँ और गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं सैलरीड हूँ। मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी FDR में है और सेविंग बैंक में ही है। मेरे एक्चुअली 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैंने ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट किया नहीं हुआ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे अपनी वो इनकम को ITR में दिखाना है और क्या FD की डिटेल मुझे प्रोवाइड करानी है अगर मेरी इनकम 10,000 से कम है तो? एक बहुत ही अहम सवाल है विनीत, और काफ़ी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादातर अपने पैसे हम रखते हैं बैंक में, FD में या सेविंग्स अकाउंट में। तो इसकी टैक्स ट्रीटमेंट किस तरह से होती है? क्योंकि यहीं पे हम काफ़ी बार चूक खा जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होता है, और कई बार बैंक्स हमको भेजते भी हैं ये सर्टिफिकेट, TDS डिडक्ट करते हैं, लेकिन शायद सेविंग्स अकाउंट में TDS नहीं डिडक्ट होता है। ज़रा ये समझा दीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं। इस सवाल को हम 2 चीज़ में डिवाइड करते हैं। एक है सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा जो फिक्स्ड डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट मिलता है। पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट दोनों ही टैक्सेबल है। वो जाता है सेक्शन 56 के तहत, दोनों ही इंटरेस्ट टैक्सेबल है इंडिविजुअल के हाथ में। पर सरकार ने सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए एक इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन दिया हुआ है, वो है सेक्शन 80TTA के तहत। सो 10,000 रुपया तक अगर आपका सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट आता है, उतना आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं और सिर्फ बैलेंस को टैक्स करना पड़ेगा। पर अगर हम देखें फिक्स्ड डिपॉजिट को, तो फिक्स्ड डिपॉजिट का पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल है, कोई उसके लिए स्पेसिफिक एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो भी सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट आता है और फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट आता है, आप दोनों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे। सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट अगर आपका 10,000 रुपया तक है, तो आप पूरा 10,000 रुपये का डिडक्शन ले लेंगे, और इसके बाद जो भी टोटल बचता है उस पर आप टैक्स ऑफर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप जिस स्लैब में आते हैं। ये अहम बात है। ये जो इनकम आती है, इंटरेस्ट की जो इनकम आती है, ये हमारी जो ओवरऑल हमारी जो इनकम है उसमें जुड़ जाती है, और जिस हम स्लैब में पहुंचते हैं उसी के रेट पर हमको टैक्स देना है। बिल्कुल ठीक विवेक। तो यानी कि अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट पे हैं, तो FD से भी आपको जो भी इंटरेस्ट आया वो भी आप उस पे 30% आप टैक्स देंगे। करेक्ट। इसमें एक चीज और अच्छी चीज जो देखने लायक है, इज बैंक जो है फिक्स्ड डिपॉजिट पे टैक्स काटेगी सिर्फ 10% के तहत। तो आप ये मत समझिए कि बैंक ने सिर्फ 10% काटा है तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। आपको डिटरमाइन करना है कि आपकी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। सो अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं, तो आप कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है करीबन 20% की जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके पहले आपको जमा करना है, उसके बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है अशोक का, जो दिल्ली से है। इनकी उम्र है 59 साल। बताइए अशोक जी, रिटर्न्स भरे कि नहीं भरे? सर, अभी 31 अगस्त तक की डेट है, तो तैयारी चल रही है भरने का। तैयारी चल रही है। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, और सपोज अगर मेरे पास मान लीजिए 1 से ज़्यादा घर है, और मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है शेयर मार्केट से, तो मेरे को इनकम टैक्स के लिए कौन सा फॉर्म भरना चाहिए और मुझे क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कृपया करके ये बताइएगा, ताकि मेरे को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कुछ सहायता मिल सके। इनका सवाल है विनीत के, एक घर से ज़्यादा है इनके पास, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, कैपिटल गेन्स कह रहे हैं कि इन्होंने बनाए हैं, लॉन्ग टर्म है, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं ये। तो इसके लिए क्या फॉर्म भरना पड़ता है और क्या ख्याल रखना चाहिए, ये ज़रा बताइए। इनके लिए इनको फॉर्म भरना पड़ेगा ITR 2, बिकॉज इनके पास कैपिटल गेन्स भी है और हाउस प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो 1 से ज़्यादा हैं। तो ये ITR 2 ही भरेंगे, और इन्हें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रहेगा कि ITR 2 काफ़ी एक डिटेल्ड फॉर्म है, उसमें अलग से शेड्यूल्स बने हुए हैं कैपिटल गेन्स के और हाउस प्रॉपर्टी इनकम के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन शेड्यूल्स को ध्यान से भरा जाए, सो दैट इनकी टैक्स रिटर्न पूरी करेक्ट हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए ये है कि क्योंकि उनके पास 1 से ज़्यादा घर हैं, तो कोई घर ऐसा है जिसमें रेंटल इनकम आ रहा है तो उसे तो ऑफर करना ही है टैक्स पे, बट अगर कोई घर ऐसा है जो बंद पड़ा हुआ है और उसका कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक डीम्ड रेंट जो होता है उसको भी ऑफर करना पड़ेगा इनको टैक्स पे, क्योंकि ये एक नई रिक्वायरमेंट अभी फॉर्म में दिखाई देने लगी है। ये लॉ में हमेशा था कि इसको ऑफर करना है टैक्स पे, पर इस साल
इस साल ITR 2 में इसको अलग से डिस्प्ले किया गया है, तो ITR 2 फाइल करना पड़ेगा और ये सारी इनकम्स रिपोर्ट करनी पड़ेंगी प्रॉपर शेड्यूल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए विनीत और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब लेने के लिए। अगले हफ्ते हम एक बार फिर हाजिर होंगे पर्सनल फाइनेंस की दुनिया से जुड़े आपके सवालों के जवाबों के साथ, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बैंक, FD, रियल एस्टेट या किसी भी तरह के निवेश से जुड़े अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। हमारा ईमेल ID है dhandalat@aajtak.com। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।